हाय इजाज हेयर। तो आज हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये जो 10th का चैप्टर है इसको जो है वो आज हम शुरू करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी का वर्ड निकला है टेक्निक से, कि लाइफ के को हमने यूज़ करके, यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बैक्टीरिया को, फंगस को, एनिमल को, प्लांट को, हमने उसको इस तरह यूज़ करना है कि हम उसको ह्यूमन के फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उस ऑर्गेनिज्म को और उसके प्रोडक्ट को ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ करने का जो पूरा क्या कहते हैं नॉलेज है, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी के एक ब्रांच भी है। और बायोटेक्नोलॉजी अब ज़ाहिर है लग तो ये रहा है कि ये जो लफ्ज़ है ये नया है और ये टेक्निक जो है ना वो न्यू है। एक्चुअली जो है वो ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी ओल्ड साइंस, और ये बायोलॉजी की जो ब्रांच है ये बाद में हम देखेंगे कि ये रिसेंटली जो है ना वो न्यू एक नई फील्ड के तौर पे इमर्ज होकर सामने आई है। लेकिन एक्चुअली ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड साइंस का जो है ना वो दर्जा रखती है। तो इसमें जो है ना हम शुरू करते हैं 4000 BC, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 साल पहले 4000 BC में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता था फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन, वाइन मेकिंग, योगर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं माइक्रोनिज्म को, वाइन और योगर्ट, ये बड़ी पुरानी है। दही का दही जो बनाने का अमल है या दही का, ये बहुत पुरानी साइंस है। मिस्री जो होते थे वही जो उसके बाद जो पुरानी जो तहजीबें हैं, सिविलाइजेशंस हैं, उनके अंदर हमें देखते हैं कि उनमें ये दही का और वाइन, ये जो शराब है, इसका भी बनाने का जो तरीकाकार है वो बड़ा पुराना है। तो इस तरह जो है ना वो देखा जाए तो एक्चुअली वो बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम शिफ्ट करते हैं 1857 के अंदर। 1857 के अंदर अब जनाब क्या आ गया, अब हम इसको देखते हैं कि वो सारी इसको बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस थे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा रहा था बेनिफिट के लिए। उसके बाद साइंटिस्ट ने आस्ता आस्ता जो है ना वो इसको लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मेंडल का चैप्टर हमने पीछे पढ़ा था। मेंडल ने क्या किए थे? मेंडल ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने तो प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन द टू वैराइटीज ऑफ द पी प्लांट्स। और उसके अलावा वहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग है, यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ये दोनों जो प्रोसेस थे ये उस वक्त इस एरिया के अंदर जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहे थे, कंटिन्यू हो रहे थे, जो कि किसके अंदर आता है? अंडर द हेडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो आगे चलते हैं तो आगे जाओ 1869 के अंदर जब डीएनए डिस्कवर हुआ फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन के नाम से, और उसके अंदर जो है ना वो फिश के एग, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो डीएनए को डिस्कवर किया। एक्चुअली यहाँ से आगे हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को एक नई डायरेक्शन मिली है। जैसे डीएनए डिस्कवर हुआ है तो उसके बाद जो है वो डीएनए के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया गया कि जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल की सर्च जो है वो शुरू होगी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा है, डीएनए है या प्रोटीन है। तो 1944 के अंदर जो है ना वो फाइनली इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो फिर जो वो सारा जो फोकस है, ऑल ऑफ द फोकस ऑफ द मेनी रिनाउंड साइंटिस्ट फोकस ऑन द दिस मटेरियल विच इज कॉल्ड डीएनए। 1970 के अंदर जो है ना वो डीएनए को लैब के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में सिंथेसाइज साइंटिस्ट ने कर लिया था। आर्टिफिशियली, केमिकली आर्टिफिशियली डीएनए को सिंथेसाइज कर लिया गया लैब के अंदर 1970 के अंदर। साथ साथ जो है ना ऐसी जो है ना ये डीएनए के ऊपर जो है वो सिंथेसिस हुई है। तो यहीं से जो है ना वो एक नई बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही नई जो है इसकी कह लें कि सब डिवीजन वो इमर्ज हुई, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। Genetic engineering is a branch of biology in which we can manipulate the DNA. We can synthesize DNA, we can modify DNA, we can isolate DNA and we repair DNA in the any living cell. तो ये जो सारी साइंस है उसको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ से 1970 के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। उस टेक्निक को, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए 1978 के अंदर साइंटिस्ट ने जो है वो दो क्रूशियल जो है वो प्रोटीन्स, ह्यूमन प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज की। एक हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, जेनेटिकली इंजीनियर जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज किए गए लैब के अंदर, जो कि यूज़ होते थे फॉर द रिड्यूस फॉर द ओवरकम टू द स्टंटेड ग्रोथ।
बच्चों के अंदर। और उसके अलावा जो है ना वो इंसुलिन आल्सो द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर पेनक्रियाज टू मेटाबोलाइज द शुगर लेवल। तो ये जो दोनों प्रोटीन थी ये लैब के अंदर सिंथेसाइज हुई 1978 के अंदर। उसके बाद जो है ना वो आस्ता आस्ता जो है ना यही जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो काम चलता रहा। और जो है ना वो साइंटिस्ट ने क्या किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि चूंकि जो डीएनए है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और ये जो मौजूद होता है क्रोमोसोम्स में, तो देखा गया कि जो डीएनए, फिर उसके बाद जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जीन का जो टर्म था वो भी जो है ना वो गो के मेंडल के बाद से जो है ना वो मेंडल ने उसको फैक्टर का नाम दिया था। बाद में जो है ना वो फैक्टर जो है वो जीन्स के लाए। तो ये जो जीन्स हैं, यानी जो कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, क्योंकि इंसान के अंदर जो है ना वो 23 क्रोमोसोम होते हैं पेयर की शक्ल में और 46 क्रोमोसोम्स हैं। विच जीन इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम एंड और आल्सो विच एट विच पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन इज लोकेटेड ऑन एनी स्पेसिफिक क्रोमोसोम। यानी कि एक तो ये है कि जीन किस क्रोमोसोम पे मौजूद है, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 नंबर, 4 नंबर, किस क्रोमोसोम नंबर में मौजूद है। सेकंडली, अगर वो किसी क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन मौजूद है तो उसकी पोजीशन क्या है, उसका लोकस क्या है, कि वो जीन जो है वो क्रोमोसोम की किस पोजीशन पे मौजूद है। ये जो सारा जो नॉलेज था, ये इसके ऊपर जो है वो सारा जो काम करना, वर्क करना, और एक पूरी एक जो है ना वो प्रोजेक्ट था, इसको नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया 1990s के अंदर। साथ ही जो है ना इसके ऊपर काम चल रहा था, साथ ही जो है 1997 के अंदर डोली जो एक शीप है, जो कि स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट आइन वेलमेट ने लैब के अंदर फ्रॉम सोमैटिक सेल से डोली एक शीप है उसको क्रिएट किया गया था लैब के अंदर, जो कि बॉडी के स्किन सेल से उसको जो है ना वो एम्ब्रियो को डेवलप किया गया और उसको जो है ना वो आगे वो डोली जो उसको जो है ना बाद में शीप को डोली का नाम दिया गया। और उसके बाद जो है वो ये 1990 के अंदर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था, इट वाज देन पब्लिश इन 2002। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना वो बाकायदा जो है वो क्या हो गया, पब्लिश हो गया। तो इस तरह जो है ना ये बायोटेक्नोलॉजी शुरू तो यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही जो है ना वो डीएनए डिस्कवर हुआ तो सारा फोकस है वो डीएनए के ऊपर आ गया। अब हम ये है कि वही डीएनए को ही हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ज़रा जो प्रोसेस है ये ज़रा फास्ट हो गया है और थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है। तो इसलिए जो है ना वो अब बायोटेक्नोलॉजी ज़रा ज़्यादा सुनाई दिया जा रहा है ये वर्ड, वो कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है ये बहुत पुरानी ब्रांच है। अब हम जो है ना आगे हम देखेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी को अब आगे जो है इसका प्रोसेस भी आएगा कि साइंटिस्ट इस बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं और इस टूल्स को यूज़ करके अब तक साइंटिस्ट ने ह्यूमन बेनिफिट के लिए इस टूल को कैसे यूज़ किया है। तो हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस कह सकते हैं या स्कोप ऑफ दी बायोटेक्नोलॉजी। तो 4 एरियाज़ के अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप को डिवाइड किया गया। पहला है हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी। हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यानी कि कह लें कि इंसान के जो डिजीज़ हैं उसमें आ जाता है, या इंसान के लिए जो प्रोडक्ट तैयार की गई है ना बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, वो सारे अंडर द हेडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। उसमें इंसुलिन आ जाती है, जैसे कि पहले जिक्र हुआ है। इंटरफेरॉन आ जाते हैं। इंटरफेरॉन जो है वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरल को किल कर सकती हैं, ठीक है। वायरस किलिंग जो प्रोटीन्स हैं जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी से या जेनेटिक इंजीनियरिंग से सिंथेसाइज कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरफेरॉन। वैक्सीन्स इसके अंदर आ जाती हैं। वैक्सीन भी जो है वो पैथोजेंस की किल या इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, जो कि हमें क्या कहते हैं प्रोफिलैक्टिक मैयर देती है कि हम जो है ना वो किसी डिजीज़ से प्रिवेंशन कर सकते हैं उसको बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़, तो हम कहते हैं वैक्सीन। एंटीबॉडीज़ भी ऐसी प्रोटीन्स ही होती हैं जो कि हमें डिफरेंट पैथोजन से प्रिवेंट करती हैं, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, तो उनको भी लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं एंटीबॉडीज़। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कि पहले जिक्र हुआ, ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं और उनको जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है टू ओवरकम दी स्टंटेड ग्रोथ और दी रिटार्टेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन। एंजाइम्स हैं डिफरेंट, जो है वो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, सेल के अंदर लॉट ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं, उनको जो है ना वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। जीन थेरापी में क्या होता है कि सेल के अंदर हमने पहले, जैसे मैंने पहले बताया ना कि जो डीएनए होता है ये पार्ट है क्रोमोसोम का, और डीएनए का जो सेगमेंट होता है इसी को जीन कहते हैं, और जीन ही हमारे तमाम फैक्टर को, हमारे तमाम करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, तो उस जीन है।
तो जीन जो है वो अगर कि कोई जीन फॉल्टी जीन है उसको जो है वो क्या कहते हैं आइसोलेट करना, उसको जो है वो रिपेयर करना, उसको डिटेक्ट करना और उसको रिप्लेस करना विद दी हेल्दी जीन्स, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हेल्दी जीन्स विद द डिफेक्टिव जीन इज कॉल्ड जीन थेरापी। जीन को रिप्लेस कर देना वो क्या कराती है, जीन थेरापी कराती है। उसके बाद जो है वो क्या फोरेंसिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फोरेंसिक के अंदर कहीं पे भी जो है वो कोई ऐसा केस हुआ है, कोई विक्टिम है, कहीं पे मर्डर हुआ है, कहीं पे कोई रेप हुआ है, वहाँ से हमें उस विक्टिम के या उस जो है ना वो क्या कहते हैं जो क्रिमिनल है उसका जो हमें मिलेगा बॉडी का हिस्सा, उसकी जो है वो सेल्स हैं, या उसने जो है ना वो कोई रुमाल जो है वो यूज़ किया, टिश्यू पेपर यूज़ किया, कोई उसने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, तो उससे हमें सेल उसके मिल जाएंगे और सेल से हम डीएनए आइसोलेट करके और उस सस्पेक्टेड जो पर्सन होते हैं उसके साथ मैच करके उस क्रिमिनल तक हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कराता है फोरेंसिक एनालिसिस और द फोरेंसिक। तो ये सारा क्या था, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड क्या है, फूड बायोटेक्नोलॉजी। फूड बायोटेक के अंदर रखा जाता है फर्मेंटेड फूड। आगे हम देखेंगे, आगे जो है ना फर्मेंटेशन का पूरा टॉपिक है फर्मेंटेड फूड। इसके अंदर अचार है, जैम है, जेली है और उसके अलावा जो है ना वो माल्ट शुगर है और ये जो होती है जितने भी हम देखते हैं जो बेवरेजेस इंडस्ट्री हैं, जितने इसके अंदर जो आते हैं मशरूब वगैरह आ जाते हैं वो सारे जो है ना वो फर्मेंटेड फूड के अंदर आ जाते हैं। फर्मेंटेड फूड के अंदर जो है वो ये जो हमारा दही है या पनीर है ये भी जो है वो फर्मेंटेड फूड के अंदर ही आ जाता है क्योंकि वो तैयार किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। माल्टेड फूड में भी यही आ जाती है, जो बेवरेजेस हैं जो हम ये माल्ट शुगर है, लेमन माल्ट है, पीच माल्ट है, वो ड्रिंक जो है ना वो मिलते हैं बाज़ार से, तो वो सारे किससे तैयार किए जाते हैं, माल्टेड फूड ही, वो भी जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से सिंथेसाइज किए जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो दही है, योगर्ट है, चीज़ है और जो है ना वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। बेवरेजेस के अंदर जो है वो वाइन है, इसके अंदर जो है ना वो बियर है, तो इसको फर्मेंटेशन को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है एग्री बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। आज इसके अंदर जो है ना वो सारे जो एग्रीकल्चर यानी कि जिसके ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें आती हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज such organism in which the genes are from other source, यानी कि मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि such plants which have the genetic source from two different organisms is called transgenic plant। उसके अंदर जो आ जाता है बीटी कॉटन है, बड़ा पॉपुलर है बीटी कॉटन। ये जो कॉटन होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक जो बैक्टीरियम है बीटी, ये बैक्टीरियम के नाम से निकला है। ये बैक्टीरियम एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है नेचुरली। उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाले जो जीन्स हैं वो हमने इंसर्ट कर दिए कॉटन के प्लांट के अंदर यानी सेल के अंदर। तो अब ये कॉटन का प्लांट जैसे ही ग्रो करता है तो उसके अंदर वो प्रोटीन भी मौजूद है जो कि बैक्टीरिया से हमने बैक्टीरिया के जो जीन को हमने आइसोलेट करके कॉटन प्लांट के अंदर उसको इंसर्ट किया है। तो ये जो कॉटन प्लांट है ये क्या बन गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, यानी कि कोई भी जो इंसेक्ट है वो इस कॉटन प्लांट को जो है वो जैसे ही इसको खाने की कोशिश करेगा तो वो किल हो जाएगा। तो ये वो ब्यूटी कॉटन के अंदर आ जाते हैं। इस तरह कॉर्न है, ये भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। पोटैटो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट। टोबैको को बनाया गया, वायरस रेजिस्टेंट बनाया गया और उसके अलावा जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी बनाया गया है। तो ये सारे किसके, ये सारे क्या हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल में गोट है। गोट जो है वो क्या है, अब गोट के अंदर हमने क्या किया कि जो स्पाइडर है, स्पाइडर के जो सिल्क फार्मिंग जो जीन्स हैं उनको इम्प्लांट किया गया या उनको जो है वो सप्लाइज किया गया, उनको इंसर्ट किया गया गोट के जीन्स के साथ। अब गोट जो है ना वो जैसे ही जो उसका जो मिल्क होता है वो मिल्क जो है वो देगी, उसके अंदर से वो क्या होगी, सिल्क प्रोटीन भी उसके अंदर मौजूद होगी। उसको जो है वो हम मिल्क से आइसोलेट कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे और उसको जो है वो सिल्क डिफरेंट जो पर्पज़ है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दूध मिल जाएगा और हमें सिल्क भी मिल जाएगा। उसके अलावा चिकन है। चिकन जो है वो क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक चिकन है, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है वो तैयार किए गए हैं। यानी कि ये चिकन है, ये ऐसे अंडे देंगे जिनके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटीन होगी जो कि इंसान जो है ना वो किसी बीमारी के इलाज के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट है काउज है। काउज को हमने जो है ना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए
इसकी जो मिल्क गिविंग कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया गया है। मिल्क की जो क्वांटिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया गया है। उसके बाद माइस माइस जो है वो इसी तरह ही है कि ऐसी डिजीज़ जो कि ह्यूमन को होती हैं उनको हम ट्रायल करने के लिए किसी मेडिसिन का ड्रग का ट्रायल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पहले इनको जो है ना वो ह्यूमन जो डिज़ीज़ है वो उनको इसका जो है ना वो विक्टिम बनाया जाता है और उसके बाद किसी ख़ास जो मेडिसिन होती है या ड्रग होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद जो है ना वो जो मेडिसिन होती है वो इंसानों को इस्तेमाल में लेके आने के काबिल होती है। तो ये जो माइस हैं वो इस कैटेगरी के अंदर। लास्ट जो कैटेगरी है वो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया है कि जो पोल्यूशन है, ऐसे जो पोल्यूशन काज करने वाले जो है ना वो हैं उनको हम चाहते हैं कि थोड़ा ऑर्गेनिज्म से ही हम उसको किसी तरीके से जो है वो कंट्रोल करें ताकि पोल्यूशन जो है ना वो कम हो सके। उसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर बायोटेक का जो फोकस है कि ऐसे एनर्जी के जो है ना वो ज़राए तलाश किए जाएँ जो कि रीन्यूएबल हो सकें और उनको हम रिन्यू कर सकें, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, ठीक है। और जैसे कि जो है वो इथानॉल हो गया, बायोफ्यूल का नाम इसके अंदर आ जाता है रिन्यूएबल के अंदर। बायोफ्यूल एलजी को हम यूज़ कर सकते हैं इथानॉल बनाने के लिए और इथानॉल को आगे हम डिफरेंट जो ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिसके अंदर वो इथानॉल एज ए फ्यूल के तौर पे यूज़ होगा तो वो जो है वो क्या होगा, इको फ्रेंडली होगा। उसके बाद जो है ना रिस्टोरेशन ऑफ जो डिग्रेडेड लैंड है, जो ऐसी लैंड है जैसे कि डेजर्ट हो गए या ऐसी लैंड जिसके ऊपर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, वहाँ पे हम जो है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे जो है ना इम्प्लांट करके उस जो लैंड है उसको फर्टाइल बना सकते हैं कि वहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकें। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, जितनी भी जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटन्ड में आती हैं या वुलनरेबल हैं या जो है ना वो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, उनकी जो उनको कंजर्व करने के लिए भी हम प्रोजेक्ट जो है ना वो किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन था उसका स्कोप था बायोटेक्नोलॉजी के वाले से। थैंक यू वेरी मच। आपको जो है वो टॉपिक में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।